कश्मीर कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। इनके लीडर लाहौर में खड़े होके कहते हैं जी आपने क्या कर लिया, यहाँ के रेवेन्यू से लाहौर बनाया, कराची का पैसा कराची पे लगाने देंगे। They have to be held accountable for all these war crimes. इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि सस्ता है, लोगों को हम वी आर वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट, और ये जो बायोगैस है मुफ्त में इनको मिल रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है। एक तो वीक का आगाज़ हो रहा है, दूसरा जो सबसे आज तारीख़ अहम है वो है 5 फरवरी। और 5 फरवरी की मुनासबत से ही आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस शेर के साथ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो मुझे यकीन है नाज़रीन, इस मिसरे के मुतबादिल दुनिया की हर ज़बान, हर मज़हब और हर तहज़ीब में मौजूद होंगे, क्योंकि हर कौम को अपनी बका के लिए और हर तहरीक को अपनी नमू के लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है जो अपनी जान का नजराना पेश करके कौमों को और तहरीकों की नज़रियात को दवाम बख्शते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अपना दिन मना रहे हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन, और हमारा एक ही ऐलान है कि कश्मीर कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। अक़वाम की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मामलात को हल होना है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक एजेंडा है जिसे आज तक तकमील तक नहीं जाने दिया गया भारतीय हुकूमतों की जानिब से। और आज भी कश्मीरियों के ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद की सिचुएशन वो बदली है और अब डेमोग्राफी पूरी की पूरी चेंज करने की कोशिश भी हो रही है कश्मीर से मुताल्लिक। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है और वो है कश्मीरियों का ईमान अपने हुर्रियत, जद्दोजहद और शौक़ शहादत जो आज तक कायम दायम है, उसी तरह से जैसे 1947 में हमें नज़र आया है डोगरा राज के ख़िलाफ़। आज कश्मीर की सूरत हाल पर बात भी करनी है, लेकिन पहले अब बड़ी ख़बर की जानिब बढ़ेंगे। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर तफसीली रोशनी डालेंगे। बिलावल की कारकर्दगी पर मुबाहसे का चैलेंज कुदरत ने कबूल कर लिया। कराची में बारिशों के दौरान नाक़िस इंतज़ामात पर लोग नाराज़ हैं, लेकिन नौजवान और बासर क़यादत अब भी कराची में पीपल्स पार्टी के लिए उम्मीद के किरण का काम कर रही है। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज में सियासत हुई या अब सियासत की जा रही है। कराची के तलबा का सबसे बड़ा मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। मरियम सलीम ने साबित कर दिखाया। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए माई कम्युनिटी माई चॉइस प्रोजेक्ट बेहतरीन करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार तरक्की के अहदाफ की 13 साला सफ़ीर से आज मुलाकात होगी। तो जनाब, ये हैं बड़ी ख़बरें जिन पर आज बात करना है, और कराची की बारिश हो या फिर इलेक्शन के मामलात हों, आज इन तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी। कश्मीर के डे भी है, लेकिन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बारिश जो हुई है उसका एक तो महकमा मौसमियात भी शायद बर वक्त नहीं बता सका, दूसरा कराची में इंतज़ामात भी उस तरह से नहीं थे। तो इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करें तो कराची रेन टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। कराची बारिश सोशल मीडिया एक्सपर्ट ताहाल टॉप ट्रेंड में है। बारिश के बाद अब तक कराची की कई सड़कें और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी की निकासी ना होने से अब शाहराहों पर गंदगी और कचरे के ढेर के बायस नाले भी उबल पड़े। कई मरकजी सड़कों पर अब भी पानी मौजूद है। ट्रेंड में सारफीन सिंध हुकूमत से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर कराची में निकासी आब का दरीना मसला कब हल होगा। टॉप ट्रेंड में अब तक 21,000 से ज़्यादा सारफीन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। सिचुएशन है जनाब, कराची में इस वक्त जितना भी कचरा है वो नालों से उबल कर सड़कों पर है। पानी तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से सड़कों से निकल चुका है, आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन बहुत सी सड़कें अब भी। लेकिन एक और सवाल यहाँ ये है कि जो सड़कें अभी हालिया बनाई गई सिंध हुकूमत की जानिब से, जो पिछली हुकूमत थी, लेकिन उन सड़कों का भी नाकिस मटीरियल ने
कलई खोल दी है कि किस किस्म का काम यहाँ हुआ है। नो डाउट काम भी था, लेकिन वो काम किस तरह का हुआ है, ये एक बारिश के बाद सब कुछ बहता हुआ नज़र भी आ रहा है। और अब नाज़रीन, आम इंतखाबात की बात करें तो अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कराची की बारिशें पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी नवीद लेकर नहीं आई हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कारकर्दगी पर मुबासे का चैलेंज तो नून लीग को दिया गया था, लेकिन ये चैलेंज कुदरत ने कबूल कर लिया और कराची वाले पीपल्स पार्टी से खासे नाला हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो एक उम्मीद दिखाई दे रही थी पीपल्स पार्टी के लिए कि कराची में अच्छे मार्जिन से वो आम इंतखाबात में सीट्स निकालेगी, अब इस उम्मीद का दिया कुछ मध्यम सा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन हालात के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें SM नकी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के लिए रोशन है, उम्मीद की किरण नज़र आ रहे हैं, जिनका किरदार और कारकर्दगी नाज़रीन दोनों किसी से ढकी छुपी नहीं। समाजी कामों में ख़ास तौर पर बड़े पेश होते हैं और सियासी मैदान में भी। SM नकी वो शख्सियत है जो हर मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों के शाना बशाना खड़े दिखाई दिए। यही वजह है कि इन जैसे उम्मीदवारों की बदौलत पीपल्स पार्टी की कराची में जीत की उम्मीद अब बाकी है। SM नकी साहब PS 125 से मैदान में हैं और ये उनकी शख्सियत का असर है कि मारूफ उलमा भी उनकी हिमायत में खुलकर बोल रहे हैं। SM नकी साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मारूफ आलिम अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने जो SM नकी साहब है उनकी हिमायत की है और कहा है कि आप भी वोट डालें। और नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में, मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवार इंतखाबी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियों में पेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची में ड्रामाई तब्दीली देखी जा रही है। जो माजी में एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज एक दूसरे से सियासी इत्तेहाद भी कर रहे हैं। और हमारे पास भी इस वक्त स्टूडियो में बड़ी गहमा गहमी हो गई है। हमारे पास इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और PS 125 यानी 125 से जो उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, SM नकी साहब। बहुत शुक्रिया SM नकी साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं और PS 110 कराची से वो हैं बाबर अनवर साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। SM नकी साहब, आगाज़ कर लेते हैं आपसे, क्योंकि कराची में जब हम एंटर होते हैं ना, वहाँ से सोराबगढ़ वो आपका हल्का आ जाता है, बिल्कुल। इसलिए हम कराची से एंटर होते हुए फिर एंड करेंगे 125 जहाँ समंदर आ जाता है। तो मुझे ये बताइए कैसी चल रही है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन आपकी, क्योंकि बारिश ने तो आपकी कैंपेन को खासा मुतासर कर दिया। नहीं, बहुत गहमा गहमी है, ऐसा नहीं है। बारिश हुई है और आपको पता है कि सड़कें 30-35 साल से रोडें बहुत सी नहीं बनी थी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने बनाई है, शाहरा नूरजहाँ, शाहरा जहांगीर, शाहरा हुमायूं, इनकी सूरत हाल सही रही है। बल्कि अंडरपास जो जौहर में बना है, हमें था कि शायद पानी से भर जाए, एक बूंद आपको पानी वहाँ नहीं मिलेगा, बड़ी बात है। तो वो रोडें सही हैं, जो बहुत अरसे से बनी नहीं है, अभी काम हो रहा है, तो वहाँ पानी जमा हो गया। आपके इलाके में तो खासा जो है ना, 2 तरह के, कुछ तो सड़कें वड़कें बड़ी ज़बरदस्त मैंने विज़िट किया और कुछ खासा सूरत हाल कहते हैं ना कि बुरी है। तो उसके बाद जो है वो ऐसे आपका इलाके नसीराबाद हम लोग खुद हमने डूबे हुए देखे, हम खुद 3-4 बजे से रोडों पे थे, हमारी सारी टीम, और पानी को निकासी का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अब बेहतर है, ऐसा नहीं है। सही, थोड़े जब बारिश हुई है उस वक्त ज़रूर हुई थी, थोड़े से टाइम में उसे कवर किया है। तो और मुर्तज़ा वहाब साहब खुद फील्ड में उतरे हुए थे, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पाल लिया है। सही। अच्छा बाबर साहब, आप बताइए, इलेक्शन की गहमा गहमी और कराची वाले तो नाराज़ हैं जनाब, कराची में सूरत हाल क्या है, डूब रहा है। आप तो खैर समंदर के किनारे थे, इस बार कदरे आपका एरिया जो है वो कुछ वहाँ नई लाइनें बनाई हैं तो उस वजह से बचत हुई है। देखिए, मेरा जो हल्का है वो 50% कंटोनमेंट एरियाज़ में है, 50% लोकल बॉडी का एरिया है। और पानी तो हमारे आपको पता है कि जब बारिश होती है तो वो कहते हैं नी लेवल तक तो पानी आपके यहाँ जमा हो जाता है, डिफेंस के अंदर ख़ास तौर पे। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने काफ़ी हद तक बेहतर काम कर दिया है, तो वो जो नया अंडरपास बना है उसकी वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, टीवी चैनल ने दिखाई हैं, जो पानी से भरा हुआ था। आप अंडरपास से जौहर वाली जी 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 ऑलमोस्ट ठीक है। उसके अलावा अभी भाई मेरे कह रहे हैं कि रोडें हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर दी हैं। सर 15 साल से तो आप ही लोग हैं, अब तो ये शहर जो है ये तो लाहौर से भी आगे होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो पंजाब के किसी एक, अगर हम छोटे से शहर से भी कंपेयर कर लें तो उससे भी बुरी और बदतर हालत है कराची शहर की। इस वक्त इतनी सी बारिश हुई है और कराची शहर के सारे जो दावे थे, ख़ास तौर पे हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के, सारे दावे धरे के धरे रह गए।
पानी हर जगह है जी, रोडें पूरी टूटी हुई। इनफैक्ट आपके ऑफिस आने से पहले जो रास्ते में जैसी राउंड अबाउट से आप लेते हैं उसके बाद जो रोड की हालत है, तो शायद वो भी इन्हीं का ही, ये कराची शहर के ज़िम्मेदार भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इसी कराची शहर का मेयर भी मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। ये रोड ही पूरी टूटी हुई है, पानी क्या निकालने की बात करेंगे, रोडें ऐसी हैं, पानी नहीं है, रोडें नहीं है, ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। आई डोंट नो, ये अब यहाँ बैठ के कह भी रहते हैं कि बहुत बेहतर सिचुएशन है, बट आई एम रियली सॉरी, माइंड कोई ना करे इस बात को, लेकिन कराची शहर में पिछले 15 साल के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, कोई काम नहीं हुआ। एक जगह आप बता दें कि जहाँ पे अच्छा काम हुआ और जहाँ पे मेयारी सहूलत फराम की जा रही हो, किसी भी शोबे के हिसाब से आप बात करें, सिस्टम है जी, सिस्टम चल रहा है और आपके सामने है सारी। तो सर ऐसे में कि सब 15 साल में वो करें, किसी एक शोबे में भी काम नहीं मुझे एक बात बताइए कि मेयर अभी पीपल्स पार्टी का 20-25 साल से मेयर क्या पीपल्स पार्टी का था? 15 साल पहले की बात जो कर रहे हैं, कौन मेयर था यहाँ कराची का? MQM यही लोग थे। इन लोगों का चाहिए था ना ये काम करना। ये अभी मुर्तज़ा वहाब को आए हुए जुमा 8 दिन हुए, किस तरह कराची की सूरत हाल बेहतर कर देंगे जो 15-20 सालों से बिल्कुल तबाहकुन थी। सूबाई हुकूमत भी, बल्दियात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर बल्दियात का महकमा है और सूबाई हुकूमत है तो फिर तो किया जा सकता था काम। देखिए बहुत सी रोडें बनाई हैं अभी पार्टी ने। अभी डॉक्टर आसिम ने तकरीबन 16-17 अरब रुपए सेंट्रल में लगाए। ये मैं आपको तमाम रोडें बता रहा हूँ जो ये बनाई गई है। अभी अंडरपास भी बना रहे हैं अपना करीमाबाद। जहाँ तक ये जौहर की बात कर रहे हैं, उसी दिन हम मलीर से आए, अंडरपास से गुजरे, बल्कि हम लोगों ने कहा यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, वरना हमें था पानी जमा होगा। दिन पानी, उस वक्त पानी जरूर था, ये तो जिसमें योगी होगा, लेकिन मिनटों में, मेरा ख्याल आधे घंटे में क्लियर हो गया। बारिश जितनी हुई है उसमें पानी आना कोई मसला नहीं है, पानी का निकलना निकासी जरूरी है, लेकिन वहाँ निकासी हुई है। मुझे दिखाएं कौन सा ऐसा वो है कि वहाँ पानी खड़ा हुआ है। हम तो खुद गुजरे उस दिन, हम सुबह तक रहें और निकासी का काम कराते रहें, काफ़ी हद तक बेहतर किया है, कंट्रोल किया है। जो रोडें बनी नहीं है, ख़राब है, उधर ज़रूर पानी था। सही बात सही है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर रहे। मुर्तज़ा वहाब साहब के जो हैं शहर मेयर कराची बने हुए, तो उनको कम टाइम हुआ, लेकिन उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी वही थे। 15 साल से सूबे में भी पावर में आप ही हैं, सारे फंड, सारे की सारे इख्तियारात आपके पास हैं। तो मेयर साहब आपके बनने से पहले भी कहते थे कि मेयर के पास कितने इख्तियारात हैं, उसके ऊपर तो डिबेट एक अलग है। लेकिन बात यह है कि आप कहते हैं कि जी पानी नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। DHA ने काम किया, कंटोनमेंट एरिया ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जो फेज़ 6, फेज़ 8 और फेज़ 7 की तरफ कुछ एरिया जो कनेक्ट हो चुका है, वहाँ पे बारिश इतनी होने के बावजूद भी एक पानी का कतरा भी नहीं है। और ये आप मैं नहीं बोल रहा, सारे आई विटनेस जो वहाँ रहते हैं। आप लोगों का ऐसा क्यों होता है कि शहर लियाकत आपने एक अंडरपास बनाया या आपने कोई रोड बनाई, वहाँ पे पानी क्यों ठहर जाता है? हमारे यहाँ तो अभी डिफेंस में वो नया जो ड्रेनेज का निज़ाम बना रहे हैं, हमारे तो 1 इंच भी पानी नहीं है इस वक्त फिलहाल। कि मैं अभी फेज़ 4 से भी होके आया हूँ, फेज़ 7 से भी होके आया। फेज़ 4 वाला नाला अभी कनेक्ट नहीं हो सका ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि मेन स्ट्रीम के साथ। बात यह है कि आप लोग एक्सेप्ट करें ना कि आप लोगों ने 15 साल में इस हल्के के अंदर काम नहीं किया। अगर इस सूबे के अंदर काम नहीं किया, शहर के अंदर काम नहीं किया, अगर शहर के अंदर काम किया होता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं भी अपने घर पे बैठा हुआ था और आप लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे होते। मेरा यहाँ होने का मकसद यही है कि हम सिर्फ इसलिए आए कि हमारे सुनवाई नहीं हो पा रही, हमारे जायज़ मसाइल हल नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ पंजाब है, पंजाब में हमारी 15 साल की गवर्नमेंट से आप कंपेयर करके देख लें सिंध की 15 साल गवर्नमेंट की, आपके पास कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनके पास खुद कोई कंपैरिजन नहीं है। खुद लाहौर जाके पंजाब जाके परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ आ गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो शहर बन गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सूबा बन गया। वो ये कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ये कहती है कि अगर आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मियाँ साहब अगर आपने कोई काम किया होता, कोई एक NICVD जैसा ही हॉस्पिटल बना लेते तो आप इलाज यहाँ करवा लेते, आप लंदन ना जाना पड़ता। वो कहते हैं कोई गेम्स जैसा कोई इदारा एक बना लेते तो यहाँ जो लोग हैं पंजाब के वो आकर गंबट में इलाज ना करवा रहे। वो तो ये गंबट तो एक प्राइवेट एंटाइटली है, वो जो डॉक्टर है, अगर आप उसकी पूरी वो पढ़ेंगे तो रही बात, तो ऐसे तो जरदारी साहब भी बाहर इलाज कराने दुबई जाते हैं, तो फिर NICVD में क्यों नहीं करा लेते? तो सर बात इतनी सी है कि ये तो इल्ज़ाम लगाने की बात है। फिगर अबाउट दी कौन कहाँ इलाज कराने जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। जो यहाँ पे लोग, जो यहाँ पे आवाम रह रही है, उनकी क्या कंडीशन है। कराची हैदराबाद मोटरवे भी हमने बना के दिया, ग्रीन लाइन भी हमने बना के दी, लियारी एक्सप्रेस भी हमने कंप्लीट करके दिया, 1300 मेगावाट बिजली भी सूबे को हमने दी। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया 15 साल में? वो हमारे, वो लाहौर में खड़े होके, देखिए इनके लीडर लाहौर में खड़े होके कहते हैं जी आपने क्या कर लिया,
सर वहाँ पे ओवरहेड ट्रेन्स, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स, वहाँ रोड नेटवर्क पूरे का पूरा सुबह ग्रीन है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? आप लोगों ने क्या किया? नो डाउट के लाहौर बहुत अच्छा बना है, नो डाउट, ये हम मानते हैं, लेकिन कहाँ से 67% रेवेन्यू जो कराची दे रहा है वही पैसा लाहौर में लगा रहे हैं, कराची में 7% लगा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है ना कराची वालों के साथ। यहाँ के रेवेन्यू से लाहौर बनाया है, वो पैसा यहाँ लगता है, लाहौर तो 10 गुना बेहतर कराची बनता, तो ये लोग इन लोगों की नहीं आती। अच्छा, तो वो 22,000 अरब रुपए जो सिंध हुकूमत को वफाक जो है वो आप समझते हैं कि सूबे का हक मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है, और हम लोग इसीलिए आ रहे हैं कि इस चीज को कंट्रोल करना है। हमने कराची को बनाना है, और इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची का पैसा कराची पे लगाने देंगे। ये तो कराची के साथ ज्यादती की जा रही है, तो लाहौर बन गया। सर आप लोग लाहौर और कराची में बहुत फर्क था, सारा पैसा यहाँ उठा के कराची से लाहौर लगा दिया गया। अब ये कौन कर रहा है? कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है कराची के साथ, हमेशा से ज्यादती हो रही है, तो इसी को हमने रोकना है। हमने कराची का पैसा कराची में लगाना है। असल में एक बड़ा मसला नकी साहब वो ये रहा है कि कराची में हमने ये देखा पिछले तकरीबन 4-5 साल में बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ रोड्स बने, अंडरपासेस बने, आप लोगों की ये जो बसेस हैं उसका आगाज़ हुआ, लेकिन वो मसला है कि सड़क बड़ी जल्दी बैठ जाती है, मतलब वो 2 साल उसकी मियाद नहीं होती है। 2022 की बारिशों के बाद सड़कें भी बनी, अंडरपासेस बड़े तेज़ी के साथ काम हुआ, लेकिन वो काम मयारी उस तरह नहीं हो रहा, या वो ब्रिजेस का काम हो या अंडरपासेस का या सड़कों का। तो यहाँ इशू है ना, सड़कें बन रही हैं लेकिन वो जल्दी टूट रही हैं। मैं अपने रास्ते में इधर हमारे बोल के चैनल में आने वाले मुख्तलिफ रास्तों में मैंने पिछले 5-6 साल में बहुत सी सड़कें बनती देखी हैं, सफाई होती देखी है, रोड्स भी, ब्रिजेस भी, लेकिन उसकी मियाद बड़ी कम है। अब आपको पता है पिछले दिनों हुकूमत किसकी थी, किसने बनाई थी? 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले किसकी हुकूमत थी? हम तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि बनी, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी मियाद इतनी कम क्यों होती है। जैसे हम डिफेंस क्लिफ्टन में देखते हैं ना, वो एसी लगते हैं तो वो कहते हैं जी 2 साल ही निकालेंगे क्योंकि नमकियात की वजह से। पीटीआई की हुकूमत थी, रोड उन्हीं ने जो बनाए वो टूटे। अभी जो बन रहे सेंट्रल में आप देखें, जो डॉक्टर आसिम साहब ने बनाए वो बेहतरीन रोड है वो सारे। अच्छा, जहाँ ये डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस आज से 2-3 साल पहले हाल पता है पूरा डिफेंस डूब जाता था बारिश में, अब बेहतरी हुई है, अभी हुई है बेहतरी जी। वहाँ की भी यही कंडीशन थी, तबाह हाल था वो। कराची पे लगाएंगे तो पहले तो ये तो बताएं सर, वो 15 साल में जो 22,000 अरब रुपए सूबा सिंध को 18 अमेंडमेंट के बाद मिले, वो कहाँ गए, वो किधर लगे हैं? मैं जो पूरे सिंध में कहीं नहीं दिख रहा। आप नवाब शाह जाएं, आप वो टूटा पड़ा है, आप लाड़काना जाएं वो टूटा पड़ा हुआ है, मतलब आप शिकारपुर जाएं वो टूटा पड़ा हुआ है, आप हैदराबाद, इनफैक्ट आप जब मोटरवे से निकलते हैं उसके बाद एक बेल्ट आता है आगे जाने के लिए, पूरा टूटा हुआ है। मैं इनकी इस बात पे आना चाह रहा हूँ। थरपारकर मैं गया हूँ, नगर पार्कर इस्लाम कोट, कमाल सड़क थी मेरे लिए। आई एम सरप्राइज्ड को जो जिनके साथ मैं जा रहा था, मैंने कहा यार को 12-14 घंटों में पहुंचेंगे, और थरपारकर का ज़हन में सोच के आया कि पता नहीं कोई जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी कमाल सड़क थी, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मतलब ये जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छा बोलेंगे, कराची में हमारे लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ जाते हुए वो बहुत अच्छा। अब वो कहते हैं ना बिल्ट इन क्वालिटी की बात करते हैं, एक अंडरपास को बार बार प्रेस कर रहे हैं। दूसरा, उसी वक्त में उन्हीं दिनों में एक अंडरपास लाहौर में भी खुला है कैलवेरी ग्राउंड का, उसका और ये वाले अंडरपास का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दीवारों तक पे जो सीमेंट की जो वो सीमेंट के जो प्लास्टर हुआ उसमें भी खड्डे हैं। फिर ये कहते हैं कैवलरी ग्राउंड का जो है उस्मान बुज़दार साहब के वो चले, मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार साहब का नहीं है, मैं कहता हूँ जी उस्मान बुज़दार साहब का कंप्लीट तो निगरान सेटअप के अंदर हम उस्मान बुज़दार साहब का भी कह ले। चले उस्मान बुज़दार साहब, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देंगे, मैं क्रेडिट देता हूँ मोहसिन नकवी साहब को इस बात का। बन गया उसकी बिल्ट इन क्वालिटी। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं लार्जर इंटरेस्ट में अपने सूबे अपने शहर की, हम किसी पार्टी के बिसाइड बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, उसकी क्वालिटी देखें अपने सूबे की बनी हुई चीज की क्वालिटी। ये तो कहते हैं कराची शहर के साथ ज्यादती हुई, मैं तो कह रहा हूँ कराची शहर के साथ ज्यादती हुई है कि पिछले 15 साल में कराची शहर में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। आई डोंट नो आप कैसे डिफेंड करें इन चीज़ों को कि क्या हुआ है कराची शहर के साथ। 1 इंच भी इसके शहर के अंदर ठीक नहीं है, जहां भी आपने बनाया है थोड़ा बहुत वो भी 3 महीने में खत्म। एक आपसे, आप लोगों से भी गिला मैं कर दूं, आप लोगों ने मेट्रो जितनी जल्दी वहाँ और ऑरेंज जितने जल्दी लाहौर में किया ना, यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब ग्रीन लाइन का दे के गए तो कराची वाले इंतजार करते रहे, उसको आके पीटीआई की हुकूमत ने मुकम्मल किया। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें। मुल्तान बनाई, इस्लामाबाद पिंडी बनाई, मुकम्मल कर दी, लाहौर की मुकम्मल कर दी पहले, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा बिल्कुल आखिर में जाके अदालत से रुका।
ग्रीन लाइन तो सर नवाज शरीफ साहब ऐलान करके गए, वो किस्तों में बन रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्डर आके काम शुरू करता है, 4 साल में मंसूबा उसने देना होता है और 14 साल में जाके देता है ये। लेकिन मैं अभी हम यहाँ हल्के कराची की सियासत में आपके हल्कों के हवाले से बात करते हैं, इंतखाबात में नेशनल सियासत से निकल के। असम नकी साहब, आपके हल्के के मसाइल भी हैं, मुझे ये बताइए कि इस वक्त वोट आप जो मांग रहे हैं वो किस बुनियाद पर मांग रहे हैं, क्या आपका मोटो है? देखें, इस वक्त महंगाई उरूज पे है, बहुत ज़्यादा महंगाई, पानी की प्रॉब्लम इस वक्त कराची में, रोडों की हालत खस्ता, ठीक है, गंदगी के ढेर, लोग परेशान हाल हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए उनके पास वो नहीं है, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि उनकी तनख्वाहों से ऊपर आ रहा है, किस तरह अफोर्ड करेंगे ये लोग? और वाइट कॉलर बंदा तो बोल ही नहीं सकता जो परेशानियां गुजार रहा है वो, तो मतलब एंड हो गया ज्यादती का, मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनको हमने बेहतर करना है, तो हमें रोजगार अदा करना दोनों है। शामिल थे इस महंगाई में जी, 16 महीने आप दोनों शामिल हैं इस महंगाई में। अच्छी चीजें इनके क्रेडिट में अच्छी चीजें जो हुई होती है वो हमारी वजह से हुई होती है। नहीं, दोनों शामिल थे ना, आपने मैं मिलकर वही सोच रहा हूँ, सिर्फ कह रहे हैं गंदगी के लिए पानी का मसला है, वो तो सारे मसाइल आपके क्रिएटेड करे हुए नहीं यहाँ पे उसी पे आप वोट कैसे मान सकते हैं? कराची शहर में सर आप पावर में, अल्हम्दुलिल्लाह से पावर में रहे, कराची के लिए क्या किया उन्होंने? सर हम तो कराची में पावर में ही नहीं है, हम तो दुआ करते हैं कि हमने जी जो मैंने 4-5 लोगों ने हमेशा सौतेला समझा, मैंने जो 5 मेजर प्रोजेक्ट्स बताए वो भी हमने बनाए, आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया आप ये बताएं, आप प्लीज उस पे बताएं ना कि हमने ये मेगा प्रोजेक्ट दिया है। ये तो सूबे के, आपने क्या किया है? मैंने अभी तो आपको बताया क्या किया? 1300 मेगावाट बिजली भी हमने सूबे को दी है, कराची हैदराबाद मोटरवे भी दी है, ग्रीन लाइन भी दी है, हमने लियारी एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट कर दिया ना, और ऐसे बहुत से पैसे दे दिया ना, यहीं के पैसे से दे दिया, आप लोगों को तो यहाँ के पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ मेहमान मौजूद है जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और कराची की सियासत, कराची के मसाइल, कराची के मामलात और इस वक्त इंतखाबात सारे का सारा फोकस है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अच्छा एसएम नकी साहब, एक चीज़ जो है, अभी इंतखाबात है, नए चेहरे हम बहुत देख रहे हैं, लज्जू आप भी, साहब भी, नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है। वो जो है ना एक तरह से बिल्कुल बैठे हुए एक मुद्दतों से, और जो कुछ लोगों को माजी में भी दिए गए मौके, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो पाए। अब आप जो जिस मंशूर के तहत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत आ रहे हैं, क्या प्लान करके इस शहर के लिए, इनके लोगों के लिए? देखें, हम कभी सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरा ख़ास तौर पे। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, समाजी काम करता हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन जो हालात देखे ना तो बड़ा दुख हुआ। अच्छा, फिर हमने डॉक्टर आसिम को काम करते देखा सेंटर में, तो फिर वहाँ से हमें थोड़ा सा वो हुआ पैदा कि जब डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया, कहा देखिए मेरी जो शमूलियत हुई थी इस पार्टी में आज से 2-2.5 साल पहले, अब्बास टाउन बम ब्लास्ट हुआ था, जी जी, तबाह हो गया था, दोनों बिल्डिंगें उसके आमने सामने, लोग को बिल्कुल परेशान हाल, ख़त्म हो गया था, उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। तो मैं, अल्लामा तालिब जौहरी और हम वहाँ पे जब गए, हमने विज़िट किया तो बड़ा दुख हुआ देख के। फिर वहाँ उसके बाद हम आगा खान हॉस्पिटल गए, जब वहाँ से वापस आए अल्लामा साहब के घर पे तो आंसू बह रहे, तो उन्होंने कहा क्या हाल हो गया, क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि ये तो तबाह हो गए, गरीब लोग हैं, ये तो नहीं कर सकते अफोर्ड। तो फिर यही डिसाइड किया कि हम इनको बना के देंगे। तो हमने उस वक्त कमिश्नर साहब थे, उन्हें फ़ोन लगाया, मैंने ही फ़ोन अल्लामा साहब ने कहा, बुलाया उन्हें। फिर सेठ अब्बास जो बैंक अल हबीब के हैं उन्हें बुलाया, हमारे 2-4 लोग और जो कमियात के थे उन्हें बुलाया गया। तो यही डिसाइड हुआ कि भाई ये बनाना है। कमिश्नर साहब से कहा कि इनको बना के देना है, तो उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन मुझे दें। तो अल्लामा साहब ने कहा ठीक है आपको दे रहे हैं, अगर आप बनाते हैं तो ठीक है सिंध हुकूमत, वरना हम इसे खुद कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बल्कि अल्लामा साहब ने उस वक्त अंदर गए, कुछ पैसे लेके आए कमिश्नर साहब की गोद में रख के कि ये आप काम स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा नहीं ये नकी को आप दें, हम करते हैं कोशिश। 2 दिन बाद फ़ोन आया तो उन्होंने कहा नहीं, सिंध हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है कि ये बनाएंगे। ये बड़ी बात थी, जो नामुमकिन काम था। तो सिंध हुकूमत ने वो दोनों प्रोजेक्ट 14 महीने में, मैं उसका इंचार्ज बनाया था, मुझे तालिब जौहरी साहब ने, उसमें मंजूर मेमन साहब, मुख्तलिफ लोग, हम 5 की टीम थी। जो लोग कह रहे थे कि बल्कि बहुत से लोग ऐसे थे
जो मेरे पास अपनी फाइलें लेके आए कि नकीब भाई ये हमें 1,00,000-1.5 लाख रुपए दे दें, हमारे पास खाने के लिए नहीं और ये बनना अन्ना तो है नहीं। मैंने उनसे कहा नहीं, आप अपने पास फाइलें रखें, आप मालूम कर सकते हैं, ये हम बना के देंगे। तो हमने 14 महीने में सिंध हुकूमत के ताउन से वो बना के दिया। ये बड़ा काम था, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उस वक्त सिंध हुकूमत से कि ये करते हैं। तो आप समझते हैं कि अगर आप उम्मीदवार से आप मेंबर बनते हैं तो फिर इस किस्म के काम लाजिम, मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ। हम हर महीने मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप, पब्लिक, मेरा काम ही ये है कि इंसानियत की खिदमत, लोगों की खिदमत करना, इसलिए इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। सियासी से पहले तो आप ज़्यादा समाजी, हाँ, समाजी पे था। तो सईद गनी साहब के कहने पे मैंने शमूलियत की थी, तो लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा नहीं था बिल्कुल। मैंने कहा था मैंने इसमें, लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब ने बुलाया और बोला तो मैंने एक्सेप्ट किया। डॉक्टर साहब इस वक्त जो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, और उन्हें बड़ी अब लगन से वो कराची को देख रहे हैं। बल्कि मेरी हमारे चेयरमैन बिलावल साहब से कई बार मुलाकात हुई तो मैंने वहाँ भी कराची की बात की कि कराची तबाहकुन है, और फिर जरदारी साहब से भी बात हुई तो मैंने यही बोला कि लाहौर अभी मैं 2 दिन पहले आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त बना दिया गया, और कराची हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। चलिए, अब कराची जो है वो अब बेहतर हो, ये बहुत शुक्रिया नकी साहब आपका भी और आपका भी। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त तालीम के मामलात, इम्तहानात के सिस्टम के हवाले से। तो नाज़रीन, कराची इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% तलबा फेल हो गए, जिसके बाद तालीमी निज़ाम इंटर बोर्ड इंतज़ामी उमूर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो ये है कि मैट्रिक में 90% वाले जो तलबा तलबात भी वो भी फर्स्ट ईयर में बुरी तरह से फेल हो गए या कर दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉपी चेक कौन करता है, और 2-3-4 रुपए फ़ी कॉपी चेक करने के लिए ये कॉपियाँ शहर में कहाँ कहाँ भेजी जाती हैं, इन्हें चेक कौन करता है और ये ठेका कौन देता है। इन तमाम मामलात की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर एजुकेशन हमीद अलवानी साहब और जमात इस्लामी के तर्जुमान उसामा रज़ी साहब। और उसामा रज़ी साहब का बल्कि इस वक्त जो हल्का है वो भी इंटरमीडिएट का जो बोर्ड है वो वहाँ पर मौजूद है। बच्चों ने बड़े एहतजाज वगैरह भी किए, उनसे भी उसामा रज़ी साहब से भी बात करते हैं। हमीद अलवानी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये क्या मामला है कि 80%, 90% तलबा फेल हो जाएं मैट्रिक, इंटर, आर्ट्स ग्रुप में? बच्चों की तैयारी नहीं, या जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो किसी से लड़ झगड़ के आए हैं कि सारे बच्चे फेल हो जाएं? ये क्या मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इम्तिहानात के हवाले से कि इम्तिहान क्या हैं। बेसिकली किसी भी स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, उसकी सालाना कारकर्दगी को, उसकी काबिलियत को जांचने परताने का उसके सिलेबस के मुताबिक 1 साल की कारकर्दगी को हम इम्तिहानात की सूरत में लेते हैं। वो एक मेथड और प्रोसीजर है। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि तालिब इल्म से लेकर ज़्यादातर तालिब इल्म से लेके वालदेन से लेके असातिज़ा, कोचिंग सेंटर्स के मालिकान, फिर अमला, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का अमला, फिर इम्तिहानी मराकज़ पे जो अमला है वो, फिर पॉलिटिकली कुछ इंटरफेरेंस, ये तमाम वजहों से जो है ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंसी उसकी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि तालिब इल्म चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें और अच्छी से अच्छी फैकल्टी है। वालिदैन खुद नकल कराने में चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व होते हैं, पैसे देते हैं तमाम। कोचिंग सेंटर वाले चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस ग्रैब करें। अगर किसी कोचिंग सेंटर ने 90% किसी तालिब इल्म ने लिए तो वो चाहते हैं कि पैसे दे दिला के भी किस तरह 92%, 94% उसके मार्क्स आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस और बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन का अमला, बोर्ड्स में आप देखें कि आपका वाइस चांसलर से लेके बोर्ड के चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी शफाफियत खुद एक क्वेश्चन मार्क है। यही तमाम, और फिर इम्तिहानी मराकज़ किस तरह चेंज होते हैं, रॉन्ग सेंटर कैसे लगते हैं, वहाँ VIP ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, इम्पर्सनेट एक की जगह दूसरा स्टूडेंट कैसे बैठता है, ये पूरी माफी। VIP ब्लॉक्स? जी बिल्कुल, इम्तिहानात के सेंटर्स पे कि जिन्होंने को उनको अकोमोडेट एंटरटेन जिनको करना होता है उनके लिए एक अलग जगह बिठाया जाता है और वहाँ उनको बैठ के नकल करवाई जाती है। और इस पे देखें, हमें बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे और लेजिस्लेशन। सारे अमल में हुकूमत क्या करती है? बड़ी बदकिस्मती है। देखें, इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक तो एजुकेशन को हमें एज ए मिशन लेना होगा। नंबर 2 ये है कि हमें टॉप से लेके बॉटम तक ट्रांसपेरेंसी और मेरिट रखनी है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने गुजारिश की थी, एजुकेशन है, हेल्थ है, होम है, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस करना
करना होगा। जब आपका वीसी या चेयरमैन एक कमिटमेंट के थ्रू आता है, सिफारिश पे आता है, कोई एहतराम के साथ लेन देन करके आता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितनी मेरिटोक्रेसी होगी? ये एक बड़ा बदनसीबी है। फिर आपने जैसे असेसमेंट की बात की कि ये पूरा सालाना असेसमेंट के लिए असेसमेंट का हमारा तरीक़ेकार वही फरसुदा ढांचा है। अब उसमें देखें ना, उसमें आप देखें आपके जो चेकर हैं, मार्कर हैं, वो उनके प्रोफेशनल नहीं हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको वो रिम्यूनरेशन है, पर कॉपी के 30 रुपये दिए जाते हैं। वही प्रोफेसर अगर 10 दिन किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है तो 50-60 हज़ार कमाता है। फिर अगर जिसको कॉपियाँ दी जाती है तो असेसमेंट कॉपी असेसमेंट सेंटर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप घरों पे कॉपी ले जाएं। अगर तो ये सब कुछ होता नकल ये वो, फिर क्यों 80-90% फेल हो गए? इसकी जी बिल्कुल, इसकी वजह है, देखें बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। एक तो इनका आपस में आप देखें पिछले 2-3 महीने से आपका इंटरमीडिएट बोर्ड का न चेयरमैन है, ना आपका सेक्रेटरी है, ना कंट्रोलर है, बदकिस्मती से। और इस वक्त तमाम तालीमी बोर्ड्स यानी हर डिवीज़न के 6 डिवीज़न के तालीमी बोर्ड्स के जो है इंतज़ामात या उसका जो चेयरमैन है वो एडिशनल चार्ज कमिश्नर को है। आप अंदाज़ा करें इस वक्त इलेक्शन सर पे है, कमिश्नर के पास रेवेन्यू है, मजिस्ट्रेट पावर्स हैं, प्राइस लिस्ट है, प्राइस कंट्रोल है, बहुत सारे हैं। क्या वो तालीमी को अंदाज़ा इतना टाइम दे सकेगा, इतना वो अफोर्ड कर सकेगा इस टाइम को? तो ये तमाम, और 80-90% ये कि इसमें एक और रीज़न है कि एक तो कोविड में हमारे स्टूडेंट्स को बड़े मार्क्स दिए गए, दूसरा ये कि मैट्रिक बोर्ड में भी सेम सिचुएशन है। मैट्रिक बोर्ड में जो है बड़े पैमाने पे नकल हुई, बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई, बड़े पैमाने पे जो है हमारा रिजल्ट्स में जो है फ्रॉडरी की गई। तो एक्चुअली क्या होता है, आपके 80-90% मार्क्स मैट्रिक में लेने वाला स्टूडेंट वो भी अगर इंटरमीडिएट में भी 80-90% मार्क्स लेता है, लेकिन उसके बाद आप देखें प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, उसके बाद आप देखें CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट में ही वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो हमारा देखिए मयार ये है, तो इसको इसमें हमारा टीचिंग मेथड, जैसे IBA के टेस्ट हुए थे जो उस वक्त में वो क्वालिफाई नहीं करते, आपके 90% वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ फेल होते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, आप बच्चों के साथ बड़ा आपका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ मामलात की वजह से स्टूडेंट्स के साथ रहता है, लेकिन उसामा रज़ी साहब ये अजीब अलमिया नहीं है कि एक तरफ वालिदैन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बोर्ड भी शामिल है, गवर्नमेंट भी उसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके बावजूद ये हालत ये है कि 67 लाख के करीब सिंध में बच्चा स्कूलों से बाहर है, और जो स्कूल कॉलेज में जा रहा है वो या तो फेल हो रहा है या उसको कुछ आता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची बोर्ड और इंटर बोर्ड में और मैट्रिक के बोर्ड में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है ये बहुत ही टारगेटेड है, और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कराची के बिलखुसूस जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको टारगेट करके उनके साथ ये सब कुछ किया गया है, और ये सब कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मैनेजमेंट है और उसका तसलसल है जिसके नतीजे में ये सारे काम हुए हैं। अभी आपके सामने ये बात कही गई कि यहाँ पे कोई परमानेंट अथॉरिटीज़ नहीं हैं और इनको हटाया गया है बाकायदा, चूँकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को बाकायदा असाइनमेंट के तहत ये लोग यहाँ पर इनका तकर्रुर हुआ था। और ये जितनी खराबियाँ बयान की गई हैं ये सारी खराबियाँ तो उससे पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी। सही। और इनकी एक ख़ास परसेंटेज है, उस परसेंटेज की हद तक ये खराबियाँ हमेशा रही हैं और इन खराबियों को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी खराबियां तो सब जगह हैं। उसामा साहब, इसका मतलब उसामा भाई इसका मतलब ये है कि ये कोई सियासत हुई है फेल करने के हवाले से, और इस बच्चों को फेल करके सियासत का क्या ताल्लुक हो सकता है? सियासत नहीं है, ये बहुत ही भयानक, खतरनाक, नाकाबिल बयान जुल्म हुआ है जो बुनियादी तौर पे तालीमी नस्लकुशी है और ये कत्लेआम है। ये तालीमी बच्चों के मुस्तकबिल का कत्लेआम और कराची के आइंदा नस्लों का कत्लेआम किया गया है। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, और इसमें तय दर तय इतनी खराबियां हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से पहले मरहले पर यह किया गया कि पर्चे कोचिंग इम्तिहानी मराकिज़ पे ताख़ीर से पहुँचाए गए। 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे ताख़ीर से पर्चे पहुँचाए गए, और बड़ी तादाद को उसी में जो है वो माइनस किया गया कि उनको 2 घंटे बाद 2 घंटे के पर्चे 2 घंटे के बाद उनसे पेपर वापस ले लिए गए। एक बड़ी तादाद के पेपर उसमें ख़राब करवाए गए और ये टारगेटेडली हुए। हालांकि इम्तिहानात के कवानीन के मुताबिक जब पर्चा 1 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ है तो उसको 3 घंटे पूरे करके ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर इसमें
जो इस वक्त नतायज जिस तरह से ऐलान किया गया है, इसकी सारी खराबियां, ज्यादा खराबियां सक्खर बोर्ड में, इससे ज्यादा खराबियां जो है वो घोटकी बोर्ड में, इससे ज्यादा खराबियां सिंध के अंदरूनी इलाकों में है। लेकिन वहां पर रिजल्ट उसी तरह से आया है, 80% आया है, 85% आया है। कि कराची का बच्चा हमेशा से, उनके पास तो कोई जागीरें नहीं है, कोई और चीज नहीं है, कोई एसेट नहीं है। बिल्कुल, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल उसामा भाई किया है, वो तालीमी नस्ल कुशी। ये तालीमी नस्ल कुशी हुई है कराची बोर्ड में इस तरह से बच्चों के फेल देखें। इसके मैंने पहले भी क्या, इसके मैंने उसामा साहब को नहीं सुना, लेकिन मैं जैसे आपने कहा तो इसके देखें दो उसकी साइड्स हैं। एक साइड तो है कि जैसे तालीमी आप नस्ल कुशी कह रहे हैं, लेकिन एक साइड और भी है। एक साइड वो ये है जो मैंने आपको शुरू में बताई कि ये कि हम खुद भी इन तमाम चीज़ों में, इल प्रैक्टिस में शामिल हैं। आप इंटरमीडिएट बोर्ड जाएँ, उसामा साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड के आपको गेट पे ही पॉलिटिकल वर्कर्स या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले रोक लेंगे। वो आपको एग्जामिनेशन सेक्शन का काम करवा के देंगे, वो आपको एनरोलमेंट सेक्शन का काम करा के देंगे, वो आपको सर्टिफिकेट सेक्शन का काम कराएंगे। यानी हर सेक्शन के लिए बंदा मुख्तसर से। माफिया तो अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन हमें ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। यहाँ सवाल बड़ा एक हमीद साहब बड़ा एक क्लियर है कि सब खराबियां पहले से थी, ये कोई इस साल तो हुई नहीं है, 2023-24 इस साल एक्सपोज हुई हैं। अच्छा, अब ये सारी खराबियां मौजूद हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड बनते सब कुछ, लेकिन ये फेल होने की तादाद क्यों हुई है? ये बार बार सियासी जमातें भी कह रही हैं कि ये जानबूझ के कराची के बच्चों को फेल किया गया है इस तरह। देखें, एक तो फेल होने की वजूहत ये है कि जैसे लास्ट टाइम भी हुआ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैट्रिक बोर्ड में 10,000 बच्चे को A1 ग्रेड दिया गया। वो A1 ग्रेड कैसे दिया गया कि उन्होंने एंटरटेन किया था लोगों को। हुआ क्या, उन्होंने नाम तो आपका मेरा लिखा मार्कशीट पे, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यानी जो नंबर आपके मैथमेटिक्स में आपके हैं वही मेरे हैं, वही उनके, यानी पूरे 1000 बच्चों की सेम मार्क्स, सेम सब्जेक्ट, सेम चीज़ें थी। ये हो सकता है कि आपका एक तो एरर हो सकता है कि कंप्यूटराइज एरर हो सकता है। अब इसके हमें देखना है कि इसके हमारे पास इसका वे आउट्स क्या हैं। वे आउट इसमें मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी एक कमेटी बना दी है, लेकिन वो है मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की है, एंटी करप्शन के थ्रू कराई है, जिसमें साबिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, कंट्रोलर हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर, तमाम लोग हैं। लेकिन आपको एक एकेडमिक इंक्वायरी भी इसमें करानी होगी कि तमाम का असेस किया जाए कि ये लूप होल्स कैसे होते हैं, कैसे एग्जामिनेशन सेंटर बिकते हैं, तमाम चीज़ें कैसे मार्क्स किए जाते हैं, कैसे कंप्यूटर में उसकी चेंजिंग और फ्रॉडरी की जाती है। तो ये इस पे एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इसमें एक। दूसरी ये है कि आप इसको मैट्रिक के बच्चों के देखें, इसमें बच्चे बार बार रीचेकिंग के लिए, जिसको रीचेक एक्चुअली नहीं होता, ये रीटोटलिंग होती है कि उनको टोटल कर दिया जाता है, जिसमें मुझे जहाँ तक मालूमात हैं कि 30 से 40 हज़ार बच्चे अभी तक अप्लाई कर चुके हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से इसमें तमाम चीज़ें। अब इसके लिए आप उनका मैट्रिक का रिज़ल्ट लें, उसके साथ उसकी जो कॉलेज की परफॉर्मेंस है 1 साल की, टेस्ट हैं या मिड टर्म्स हैं या उनके अटेंडेंस हैं या उसकी काबिलियत, उसको तमाम करके उनको दोबारा उनकी रीचेक यानी रीअसेसमेंट की जाए। ये उससे ज़्यादा कि उसके पेरेंट्स बच्चे को हम इस वक्त हमें सेटिस्फाई करना है, ताकि वो अगले, और कोशिश की जाए कि उसका अगला साल ज़ाया नहीं किया है। लेकिन जो इंक्वायरी का तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये लगता है कि अल्लाह न करे वो उनका ऐसा ना हो कि ये साल ज़ाया हो, उनको नेक्स्ट ईयर। दूसरी हमें इसमें फौरी तैयारी जो करनी होगी कि हमारा 2024 का मार्च अप्रैल से आपका दोबारा एग्जामिनेशन एनुअल शुरू होने वाला है। तो उसमें आपको वॉल फिटिंग बेस पे अपने जो चेकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करानी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। दूसरा, हमारी यहाँ के पैरामिलिट्री सेकेंडरी फोर्स है, लेकिन हमें रेंजर्स या उनकी मदद तमाम डिप्लॉयमेंट करनी होगी, इवन बोर्ड्स में, क्योंकि आप जैसे ही बोर्ड में हो आपको गाड़ी से ही नहीं उतरने देंगे, वहीं आपको हर चीज़ का फैसिलिटी। इतनी बड़ी माफिया है तो तमाम चीज़ें कि आप गाड़ी से नहीं उतरते और वन विंडो में आपको हर चीज़ मिलती है। अनफॉर्चुनेट है। कहते हैं नस्ल कुशी से ज़्यादा तो मामलात उसामा रज़ी साहब वो कुछ और हैं जो बच्चों के साथ या उनके तालीम के मामलात के हवाले से हैं। तो ये तो फिर पेचीदा से पेचीदा मसला होता जाएगा। ये बच्चे जो बेचारे हज़ारों की तादाद में फेल हो गए हैं, इनका तो फिर साल भी ज़ाया और आगे भी हालात ख़राब भी होंगे। देखिए, ये जो नस्ल कुशी वाला मसला है, इस पे अभी एक और कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से बनाई गई है, जिसमें NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, IBA के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा 2 मेंबरान उसके और हैं। और इन्होंने वहाँ पे छापा मारा है, पूरा रिकॉर्ड सील कर दिया है
और सैंपल के तौर पे उन्होंने कुछ सैंपल्स मुख्तलिफ जो है वो कॉपियों के उन्होंने रीचेक किए हैं वहाँ पे। ये सारे एकेडमिशियंस हैं और इन्होंने रीचेक किए हैं, वो 20 सैंपल लिए हैं और 20 के 20 उसके अंदर जो है ये फ्रॉड नज़र आया है। तो ये सिर्फ इतना सा मसला नहीं है कि कोई इंतज़ामी ख़राबी है, कोई मैनेजमेंट की ख़राबी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसको पोलिटिसाइज भी किया जा रहा है कि जैसे सारी सियासी जमातें, इसमें कोई सियासी जमात इसमें नहीं कूदी है, सिर्फ वाहिद जमात इस्लामी के पास ये बच्चे आए थे, जमात इस्लामी ने इस पर धरना दिया है और ये धरना एक मेरिट के ऊपर एक जो बच्चों का राइट है उन बच्चों की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें कोई पॉलिटिकल वर्कर या इस तरह के कोई इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई नहीं आया था। दूसरी बात यह कि कोई तलबा तंजीमें अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो कहा गया कि तलबा तंजीम, ये क्या, मुझे अफसोस है कि ये तो लगता है कि कोई पूरा एक नेटवर्किंग है यहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट के तहत यहाँ पे बाकायदा की गई। सर यहाँ तो बिल्कुल ये एक तो इस इम्तहानात से छोड़ के हर इम्तहान में और जिस तरह से हम सिस्टम देख रहे हैं ये हम खुद तबाही के दहाने पर जा रहे हैं कि बच्चों को जिस तरह से इम्तहानात में ला रहे हैं। देखें, कंफ्यूज ना करें, गवर्नमेंट ने किया है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। सही। और कराची के बच्चों को खास तौर पे उनको जो है मेरिट के चलें अब तो निगरान हुकूमत है सर, अब तो निगरान हुकूमत से बाकी साहब हों या बाकी लोग जिम्मेदार। सही, मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमीद अलबानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। 5 फरवरी है यौम यकजहती कश्मीर और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती का आज दिन। पाकिस्तान समेत नाज़रीन दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और दीगर तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर आज बनाई जा रही है। पाकिस्तान में कश्मीरी परचम लहराया जा रहा है। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर तमाम वॉक का भी अहतमाम किया गया। वफाकी वज़रा भी इसमें शरीक हुए हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ह्यूमन राइट्स पर। सबसे पहले तो आपसे मशाल मलिक हम बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्ज़े को 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज यौम सियाह मनाया जा रहा है, यकजहती कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की तंजीमें क्यों खामोश हैं इस सूरत हाल पर? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी नस्ल कुशी की जा रही है जो इस खित्ते की तारीख में हमने कभी पहले नहीं देखी। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन से लेकर अब तक आप देख लें कि जम्मू के अंदर जो 1947 के अंदर मैसेकर हुआ, लाखों की तादाद में मुसलमानों को RSS ने शहीद किया और अब तक जो है शहादतों की जो लाइन ही बढ़ती जा रही है और कश्मीरियों को बॉडी बैग्स मिल रहे हैं। दुनिया को होश के नाखुन लेने चाहिए और हक़ और सच का साथ देना चाहिए। ये ना हो कि अगर हमने इनको यहाँ ना रोका तो पूरे खित्ते के अंदर इनका जुल्म बर्बरियत बढ़ता जाएगा और आगे से आगे ये मामला जो है कॉम्प्लिकेट होगा। और जेनोसाइड दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। इट इज़ द मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम और एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। पूरी कौम जो है, एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरी कौम जो है उसको ज़िंदा लाया जा रहा है, उसके सारे हकूक़ जो है सबकी आंखों के सामने छीने जा रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बैठी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान ने मशाल हम देख रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख भारतीय फ़ौज तैनात कर रखी है। क्या ऐसे इक़दाम कश्मीरियों के हौसले पस्त कर सकते हैं? देखिए, हम साल से डेकेड से जो इंडियन ऑक्यूपेशन है वो बढ़ती गई है। उनके वॉर क्राइम्स बढ़ते रहे हैं, मैसेकर्स बढ़ते रहे हैं, जेनोसाइडल एक्ट्स बढ़ते रहे हैं और पॉपुलेशन सेंसस को जिस तरीके से चेंज किया जा रहा है और जो सारे कश्मीरियों के एजुकेशनल हकूक़ हैं, उनके ओनरशिप के हकूक़ हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके मोनेटाइजेशन इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके रिलीजियस राइट्स, हर सेगमेंट से देखा जाए तो उनको जो है उनके वो राइट्स जो हैं हर फैसेट से उनके छीने जा रहे हैं। तो ये बहुत खौफनाक बात है कि 10 लाख फ़ौज है, उसके साथ साथ 50 लाख इंडियन्स को वहाँ की डोमिसाइल दे के एक और पैरेलल RSS की आर्मी वहाँ पे तैनात कर दी है। और कश्मीरियों के घरों से उनको निकाल के उनके घरों को बुलडोज़, कॉलोनीज़ को बुलडोज़ किया जा रहा है और उसके ऊपर नई सैनिक कॉलोनीज़ तामीर की जा रही हैं। हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है। जो हमारे दरबार हैं, जो महकमा औक़ाफ़ है, जो वहाँ की हमारी सूफ़ी जो दरबारें हैं, उनको भी सारे के सारे राइट्स जो हैं वो हिंदुस्तान ने छीन लिए हैं मुसलमानों से। तो ये हम अगर तारीख़ में भी उठा के अगर देख लें
तो इस तरह आज तक हमने इस तरह की जो है रिलीजियस जो है डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन नहीं देखी। चाहे इस पूरे ख़त्ते के अंदर, साउथ एशिया में, हिंदुस्तान के अंदर बहुत दफ़ा इसको मुसलमानों ने रूल किया, चाहे वो खिलजीज़ हैं, चाहे वो बासी सल्तनत है, चाहे वो मुग़लों की है। मगर आज तक डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं, क्योंकि हिंदू जो थे मेजॉरिटी में थे, आज तक ना उनके मंदिरों को टारगेट किया गया, ना फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराई गई, ना उनको कत्लेआम किया गया कि उनकी पॉपुलेशन जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा मिशाल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात कर रहे थे तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अब तक 5 करारदादें भी मंजूर कर चुकी हैं, मगर एक पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। आलमी अदालत इंसाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, हमारी UN की करारदादों ओवर अ डज़न करारदादें हैं हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों की आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए और एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट के लिए। मगर हर दफ़ा हिंदुस्तान ने धोखा ही दिया है। हिंदुस्तान ने कभी भी इन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को, जहाँ वो खुद लेके गया, नेहरू खुद लेके गए ये मसले को कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाएगा, और वो आए फॉर टेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या, ये ऑक्यूपेशन की भी आखिरी स्टेज है कि जेनोसाइड की हम ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो प्रोफेसर स्टैंटन ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि 5th स्टेज पर हैं, मगर उससे भी कहीं हम आगे चले गए हैं। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, जिसने इसको जस्टिफाई कर दिया है और इसको क्लीन चिट दे दिया है RSS के इस इक़दाम को, कि जो भी जेनोसाइड कर रहे हैं, जो एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो वहाँ की नस्ल कुशी और वोटर राइट्स जो हैं और प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं और जो डोमिसाइल की जो राइट्स हैं, वो सारे के सारे इंडियंस को शिफ्ट किए जा रहे हैं। और सारी जो हमारी क़यादत है, हुर्रियत की क़यादत है, उनको जेलों के अंदर फांसी घाट और टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जेलों में जहर दिया जा रहा है, फ़िज़िकली मारा पीटा जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे जो नाजुक मैटर है वो यासीन साहब का मैटर है, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो यूनिलैटरल वन साइडेड जो हैं फ़ैसले कराए जा रहे हैं, उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं है, फैमिली से रब्ते की इजाज़त नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है। अभी हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट की है कि उनको फ़ौरन जो है ICU में एडमिट कराया जाए और उनको जो है फ़ौरन जो उनको उनके हार्ट की और जो उनकी किडनी की सूरत हाल इस वक्त इतनी क्रिटिकल है, उनको शिफ्ट किया जाए और उनकी जान को बचाया जाए। मगर अभी तक तिहाड़ की मैनेजमेंट से कोई अच्छा मिशाल साहब, वॉच तो पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी मुहिम से ख़बरदार कर चुकी है। 2023 में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मस्मार करके इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ भी की गई। मोदी सरकार को आखिर किसकी ये पुश्त पनाही है? देखिए, इस वक्त पुश्त पनाही जो भी है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो मोदी हो, ये इस दौर, इस सदी के यजीद हैं, इस दौर के हिटलर हैं, मगर तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी पावर है हमारे पास, वो आवाम की है, जो ग्लोबल पब्लिक की है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मजबूर हो गया साउथ अफ्रीका की रिट के ऊपर कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है और इस जेनोसाइड को रोका जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि ग्लोबल पब्लिक अगर यूनाइटेड हो जाए हक़ और सच के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो दुनिया की कोई ताकत चाहे जितनी भी बड़ी और जितनी भी हेजेमोनिक हो, वो उसको तोड़ सकती है, उसका इन्फ्लुएंस। तो उसी ग्लोबल पब्लिक से भी मैं ये अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आप पैलेस्टाइन के लिए दिन रात जो इकट्ठे हुए हैं, हम खुद इकट्ठे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म बर्बरियत के लिए, इसी तरह कश्मीर की भी जॉइंटली आवाज़ उठाएं और इतना प्रेशर डालें कि जो मोदी जो है वो दुनिया की अदालतों के थ्रू इसको ये पता चले कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज वॉर क्राइम्स। सही। अच्छा मिशाल साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुसलसल कश्मीरियों के हक़ में हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाता रहा और दुनिया को बावर करवाता रहा, तो पाकिस्तान का किरदार आप कैसे देखती हैं सारे में? देखिए, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरियों के लिए लोग इस वक्त निकले हैं, ख़ास तौर पे कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा और पूरी दुनिया के ममालिक, चाहे वो यूरोप हैं, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, चाहे मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो इस खित्ते की ममालिक हैं, सबसे, चाइना है, इन सब से मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसी तरह कश्मीरियों की आवाज़ बने, इनकी जद्दोजहद को सपोर्ट करें। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, मगर ये एक जहाद मुसलसल है जिस तेज़ी से जेनोसाइड हिंदुस्तान कर रहा है और कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है और हमारी सारी आवाज़ों को दबा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी हुर्रियत की क़यादत की। तो आप लोग अपने दुनिया के सामने जो है एक्सपोज करें हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ को, इतना एक्सपोज करें। अच्छा, आज यकजहती कश्मीर है कि इसका मकसद आपसे दुनिया को हिंदुस्तान के ज़ालिमाना फ़ेल से आगाह करना। आज के दिन पर
बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही पैगाम है, क्योंकि इस तहरीक को हमारी ख़ानदान भी इसकी हरावल दस्ते में फ़ोर फ्रंट के ऊपर है, हम इसको लीड भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी मेरा यही पैगाम है कि आज के दिन जो आपने सॉलिडारिटी कश्मीरी आवाम के साथ दी है, कश्मीरी कौम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार है, मगर कॉन्स्टेंटली उनके हौसले को बुलंद करने के लिए इतनी मज़ीद शिद्दत ले आएँ अपनी हम इस कैंपेन और इस आवाज़ में कश्मीरियों की सपोर्ट के अंदर, कि दुनिया की जो पावरफुल जो इदारे हैं, जो स्टेक्स हैं, जिनके पास दुनिया के जो के ठेकेदार हैं अमन के, उन पर हो जाए कि ग्लोबल पब्लिक जो है कश्मीरियों के साथ खड़ी है और उनके साथ खड़ी रहेगी जब तक कि कश्मीरियों को उनको बिल्कुल कश्मीरी जो हैं उनके साथ हैं पूरा पाकिस्तान भी, और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को किसी तरह से भी नहीं रोका जा सकता। ये तो 76 साल से हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया मशाल मलिक साहबा आपके वक्त का। और प्रोग्राम में जनाब अब आगे बढ़ेंगे और बड़ा एक अहम मामला है और वो है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान में हुकूमतें नाज़रीन मौसमियाती तब्दीली के अहम मसले को सीरियस लें या ना लें, आम पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी तलबा और तलबात के खदमात को आलमी सतह पर इस हवाले से सराहा जा रहा है। ऐसी एक तालिबा मरियम सलीम है जो कचरे से तवराए के हुसूल और माहौल को आलूदगी से बचाने की कोशिश कर रही हैं और उनकी खदमात आलमी सतह पर भी तस्लीम की जा रही हैं। मरियम का ताल्लुक भी कश्मीर से है और आज हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, तो मरियम से मुलाकात भी करवाएंगे। इस वक्त मरियम सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, पहली पोजीशन थी, लेकिन जो उनका काम है वो बड़ा मुनफरिद है। उनसे बात करेंगे। मरियम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो मरियम ये बताइए, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये क्या है, किस तरह से ये बनाया है और क्या ये चीज़ है? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली कुरान से मेरा एक फेवरेट वर्स है, सूरह अल-क़सास वर्स 77, एंड डू गुड एज अल्लाह हैज डन गुड टू यू। वी ऑल सर्वाइव पेंडेमिक बेशक हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम था और हमें रियलाइज हुआ था कि जो सारी हमारी गंदगी है ये कंटेजियस डिजीजेस को फैला रही हैं और कंट्री में वैसे भी बेसिक नीड खत्म हो रही थी और लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे कुकिंग के लिए, क्योंकि नेचुरल गैस खत्म हो रही है। सो मैंने सोचा इसके लिए कोई सोल्यूशन तो हमको करना पड़ेगा। सो आई रिसर्च एंड डिस्कवर्ड कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की तरफ एक ड्राइव है, लोग रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैंने और रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसलिए मेरा एक विजन भी बन गया, गो क्लीन ऑर्गेनिक वेस्ट को रिन्यूएबल एनर्जी में बना रहा है। सो इसके बाद मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं लेकिन जिनके पास ज़मीन है, जो मैस पॉपुलेशन है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने नेटवर्किंग की और मैंने बायो इंजीनियर्स ढूंढे और फिर इसके बाद हमने ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस कैंपेन्स किए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में, स्कूल्स में, बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह गो क्लीन माई कम्युनिटी माई चॉइस बिलो पार्टी लाइन हाउसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट बायोडाइवर्सिटी दे रहे हैं, जिससे वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बना रहे हैं विच इज़ रिन्यूएबल। अच्छा मरियम, तो इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मुझे आप पहले ये बताइए ना आपकी एज कितनी है, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 13 साल की हूँ, मैं ग्रेड 8 में हूँ। ग्रेड 8 में आप पढ़ती हैं, 13 साल की एज है, बातें आप बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की तरह कर रही हैं कि आम लोगों के लिए बायोगैस का ये फार्मूला कैसे होगा। ये तो बहुत पहले हमने देखा कि गांव देहात में इसको कर रहे थे लेकिन उसको उस तरह से कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये बताइएगा मरियम, ये अब क्या प्रैक्टिकल है कि ये इस तरह से एक मास लेवल पर हर बंदा या जो लोग ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो जंगल में लकड़ियाँ काट के एक तो माहौल को भी नुकसान हो रहा था और अपना भी नुकसान कर रहे थे, ये वो कर सकते हैं कैसे? ये अब बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि वैसे भी अब ऐसा जनरेशन है जो एनवायरमेंटल जा रहा है, लाइक सस्टेनेबिलिटी पे जा रहा है। हमको पता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो विजन 2030 है, इसमें लिखा हुआ है कि हमको ये करना है अब। तो मरियम ये किस तरह से, मतलब आपने इंजीनियर से भी बात कर ली सब चीज़ें, अब ये लोग कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? देखें इस वक्त नेचुरल गैसेस का भी इशू है, बाकी बिजली तो वैसे ही हमारे पास नहीं है, और माहौल, ये क्या वाकई माहौल दोस्त भी होगा ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, हमने जिस तरह किया था ये बहुत मुश्किल था एट फर्स्ट। हमने ग्रास रूट लेवल्स अवेयरनेस कैंपेन्स की थी और फिर इसके बाद लोग ये खुद कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दे रहे हैं कि लोग खुद से
लोकल कम्युनिटी लीडर्स बन रहे हैं और लोग खुद से ये बायोडिवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट खुद मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग एल्स। लाइक मुफ्त में उनको गैस मिल रही है। तो ये कॉस्ट में क्या बहुत कम है रिलेटिवली, अगर हम गैस की जानिब जाते हैं, या लकड़ियाँ भी इवन वो तो बहुत महंगी हैं, तो इस किस्म में जाते तो ये है सस्ता भी होता है? इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सस्ता है, लोगों को हम वी आर वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट, और ये जो बायोगैस है ये मुफ्त में इनको मिल रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो प्रोजेक्ट अब शुरू किया था, ये क्यों, आप के बारे में भी हम ये अभी सुन रहे थे कि आप भी कोई एलर्जी के शिकार थी, उसके बाद ये आपने सोचा, आपको ख्याल कैसे आया इसमें? ख्याल आया कि बेशक पेंडेमिक हमारे लिए टेस्टिंग टाइम था, और मैंने सोचा कि पेंडेमिक में मैं रिस्की ग्रुप में थी क्योंकि मैं एनवायरमेंटल एलर्जीज की शिकार हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा कि हम कुछ करना होगा हमारे मुल्क के लिए। सही। तो फिर ये किस किस की हेल्प रही है इसमें, टीचर्स की, घर में पेरेंट्स की, क्या अपना ये बताइए जर्नी इस पे, ये कैसे शुरू किया था? अल्लाह ने मुझे बहुत से सपोर्टिव लोगों के साथ सराउंड किया जो बहुत पॉजिटिव थे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और हौसला दिया प्रोजेक्ट करने के लिए, और फिर जो मेरे मेंटर है स्पार्क इंक्यूबेशन प्रोग्राम पे जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेशन दी और स्किल डेवलपमेंट दी, और मेरे बायो इंजीनियर्स जिनकी वजह से हर मुश्किल सवाल के लिए मुझे एक सोल्यूशन भी मिल गया। सही। अच्छा, लेकिन मरियम, इशू ये है कि आजकल तो 2 साल के बच्चों से लेकर तो ओवर ए लेवल्स के बच्चों तक कार्टून्स में होते हैं, एक्सबॉक्स होगा, गेम्स में होते हैं, बड़ा बिजी होते हैं, मोबाइल देखा, रील्स बनाई, टिकटॉक, सेल्फियाँ, और आप ये काम कर रही, तो इतने बड़े बड़े काम कैसे ये ख्याल आ गया कि एक्सबॉक्स से, कार्टून से, फिल्म से, इधर से निकल के ये काम किया जाए? उस पेंडेमिक में ये आइडिया आया था, तो उसी टाइम हमारा ऑनलाइन स्कूलिंग था, उसमें हम ज़्यादातर इंटरनेट पे ही थे, तो इंटरनेट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी लोग कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में क्यों ना हो, बाकी मुल्क के कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। सही। तो मरियम, अभी क्या प्लान क्या है, इसी आप बायो जो उसमें आ रही हैं साइंस में, या कुछ और प्लान है आगे पढ़ने का? पढ़ने का तो है, साथ साथ आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू हेल्प ह्यूमैनिटी एंड, और ये प्रोजेक्ट मुझे इंटरनेशनली भी लेके जाना और पूरे पाकिस्तान में नेशनली भी करना है। अच्छा, तो इसके लिए फिर आपके साथ किसी ने कोई कोलैबोरेशन की है, कोई गवर्नमेंट से आपकी बात हुई है? क्योंकि जब आप जीत के आई हैं तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल अगर है तो इसको तो मास लेवल पर होना भी चाहिए, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट के इदारे से किसी से कोई बात हुई है, या किसी और इदारे ने आपसे रब्ता किया हो कि हम मिलके ये काम करते हैं आगे? जी, सबसे पहले कमिश्नर ऑफ मीरपुर ने मुझे ऑनर अवार्ड दिया फॉर माय सर्विसेज, उन्होंने एक्नॉलेज और मुझे अप्रिशिएट किया, और हम साथ साथ ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनली भी लेके गए, जैसे ये जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गोल्स एम्बेसडर भी बनी हूँ। इससे हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, ये आप बता रही हैं कि कमिश्नर मीरपुर से, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का कोई प्लान आपने कोई सोचा है कि अब इसको ऐसा किया जाएगा, और नेक्स्ट कोई ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई चीज़ है वो बनाने की तरफ अब कुछ प्लान हो रहा है? ये तो प्रोजेक्ट हो गया आपका। जी, हम प्लान कर रहे हैं, और इससे ये भी है कि अभी इसे बायोगैस कुकिंग के लिए कर रहे हैं और घरों को गर्म रखने के लिए, लेकिन फ्यूचर हम इसको और अपग्रेड और इम्प्रूवमेंट्स डालेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बना सके। सही। वैसे तो जहाँ मीरपुर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम मौजूद है, बिजली बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान को वहाँ से दी जा रही है। अगर मीरपुर में बैठ के आप एक पूरा बायोगैस से बिजली बनाने का अमल कर लें तो मेरा ख्याल है एक और एहसान हो जाएगा मीरपुर वालों का पूरे पाकिस्तान और कश्मीर पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये जब आपने ये शुरू किया था उस वक्त बहुत मुश्किल लगा कि यार ये किन कामों में पड़ गए, और ख़ासतौर पर बायोगैस, मतलब जो इर्द गिर्द का कूड़ा करकट और वो चीज़ें हैं उनसे तो बायोगैस बनती है, तो उस वक्त नहीं ये मैं किन कामों में पड़ गई हूँ मरियम, मुझे तो कुछ और करना है। हाँ, मुश्किल था शुरू में क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस थी और लोग बहुत रिलक्टेंट भी थे कि हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट क्यों यूज़ करें, तो ऑफ कोर्स मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने रास्ते मेरे लिए आसान कर दिए और अब हम यहाँ पहुँच गए। सही। अच्छा मरियम, तो अब आप कह रही हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, आप बता रही हैं, तो डॉक्टर बन के अब क्या को प्लान है कि डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन डॉक्टर बन के भी इसी तरह से कुछ मास्टर लेवल पर कोई काम बड़ा हो तो फिर ही है, तो उसमें क्या सोचा है आप?
तो जी मेरा दिल तो है डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा दिल भी है कि ये प्रोजेक्ट मैं चलाती रहूं गो क्लीन को, क्योंकि मेरा एक ये ड्रीम है टू मेक माई कम्युनिटी अ बेटर प्लेस। सही। तो आपके बाद आपके स्कूल में दीगर बच्चे, आपके इर्द गिर्द कज़न्स, दोस्त, वो सोच रहे हैं कि कुछ और मिल के कुछ बड़ा भी किया जाए? आप लोगों ने कुछ मिल के प्लान किया है? क्योंकि देखा देखी में बहुत शौक हो जाता है ना कि हम कुछ कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन काम करें। जी हमारी टीम में वॉलंटियर्स हैं, वो खुद मोटिवेट होते हैं कि वो भी हमारे लिए सपोर्ट करें और खुद अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें। इसमें स्कूल के बच्चे भी आते हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने प्रोजेक्ट्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली हो। सही है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इस तरह से सोचा है और आपको इतना बड़ा अवार्ड भी हुआ है और आगे आप बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे साथ मौजूद पर। नाज़रीन, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। और जनाब, अब हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक। मुल्क भर में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में आज बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता कराची में 2 दिन बाद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी आज कराची में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, लेकिन मंगल और बुध को कराची में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची में सर्दी की शिद्दत में भी कुछ इजाफा हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिनों बाद कराची में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी और दर्जा हरारत 13 और 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। आम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची सबसे पहले दर्जा हरारत की बात की जाए तो यहाँ पर कराची में कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और पार्शली क्लाउडी नज़र आ रहा है कराची में। और कराची के बाद की अब सिचुएशन हम बात करेंगे कोयटा के अगर हम बात करें तो वहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम चलते हैं कोयटा से सीधा मुल्तान की जानिब, जनूबी पंजाब, और 8 मिनिमम यहाँ पर दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड वो रहने का इम्कान है और क्लाउडी वेदर मुल्तान में। मुल्तान से चलते अब लाहौर, तो लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम 5 है, यानी कि कम से कम दर्जा हरारत, क्लाउडी वेदर है, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात हो तो इस्लामाबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और 16 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और क्लाउडी वेदर इस्लामाबाद में भी बताया जा रहा है। उसके बाद पेशावर की बात करेंगे तो पेशावर में इस वक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ भी मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद ही रहेगा। तो ये है मौसम का अहवाल इस वक्त, कहाँ किस शहर में कितना दर्जा हरारत है और किस शहर में ठंड है और कहाँ जो है वो बारिशें हो रही हैं। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल उनसे जान लेंगे। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में आज कैसा मौसम है? कोई बारिशों का इम्कान है या मरी में बर्फबारी के बाद ज़्यादा ठंडक हो रही है? जी बिल्कुल, ठंडक तो महसूस की जा रही है, लेकिन इस वक्त वंस अगेन इत्तेफाक है कि जब भी आपकी हमारी बात होती है इस्लामाबाद में मौसम बड़ा खुशगवार सा होता है। इस वक्त सर्दियों की बड़ी मीठी मीठी खिली खिली धूप जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। चंद रोज़ पहले बारिशों की वजह से मतला जो है वो काफ़ी साफ़ हो चुका है, हवा के अंदर गर्दो गुबार जो मौजूद था फ़िज़ा में वो छट चुका है और इसके नतीजे में जो सर्दियों की एक बड़ी ख़ास सी धूप होती है उसका अगर आप लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो इस्लामाबाद आप आ सकते हैं। इस्लामाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो 11 सेंटीग्रेड है और रात के वक्त ये टेम्परेचर 2 तक जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब धूप होती है इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर दिन के औकात में तो वेदर को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त तो जैसे कि हम बात करें कि धूप है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन आज की प्रेडिक्शन की गई है कि आज शाम से मतला जो है वो मज़ीद जुज़वी तौर पर जो है अब्र आलूद हो सकता है और उसके बाद नतीजे में ठंड के अंदर शायद जो है ठंड की शिद्दत के अंदर इजाफा हो। मरी की अगर हम बात करें इस्लामाबाद के करीब है, बहुत खूबसूरत हमारा
हिल स्टेशन है वहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। 4 इंच के करीब बर्फ़बारी के अंदर पड़ी है और सयाह जो है आजकल आज भी छुट्टी है और पिछले 2 दिन से छुट्टी ही चली आ रही थी, तो बड़ी तादाद के अंदर सयाह जो हैं मरी का भी रुख कर रहे हैं। मरी और इस्लामाबाद के अंदर दोनों के अंदर जो टूरिस्ट की आमद जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि छुट्टियां हैं, बहुत सारे लोग अगर यहाँ से अपने आबाई शहरों को गए हैं तो बहुत सारे लोग वेदर को एंजॉय करने, इस्लामाबाद को एंजॉय करने इस्लामाबाद में आए भी हैं। तो इस्लामाबाद की रौनकें आने और जाने वालों के साथ चल रही हैं मौसम में। सलमान, साथ रहिएगा आप हमारे, और हमें फातिमा शराजी ने ज्वाइन किया है। लाहौर का वेदर जान लेते हैं। आज तो लाहौर में भी धूप निकली हुई है और फातिमा आज थोड़ी खुशगवार लग रही हैं क्योंकि हमेशा वो ठंड में ही रहती हैं। तो फातिमा, आज लाहौरियों को भी धूप नसीब हो गई है आखिरकार, तो कैसा मौसम है लाहौर में? जी बिल्कुल, फाइनली मीठी मीठी धूप जो सर्दियों में निकलती है वो लाहौरियों को नसीब हो गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश के बायस जो है मौसम खुशगवार हो गया है और जो सर्दी थी, जो खुश्की थी वो ख़त्म हो गई है, जिससे नाक कान गला और सांस जैसी बीमारियां फैल रही थी। और इसके अलावा खुसूसी तौर पर जो धुंध और आलूदगी थी उसमें छुटकारा हो गया। अगर मैं आलूदगी की बात करूँ तो आज लाहौर जो है वो 4थे नंबर पर है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो वो 174 है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 7, और जो शाम तक मैक्सिमम जाएगा वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ के बाद फिर बारिश जो है वक्फे से शुरू हो जाएगी। जी ठीक है फातिमा, आप लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। दोनों शहरों में धूप निकली हुई है। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब, ये मौसम का अहवाल है 2 बड़े शहरों में। कराची में बहरहाल अभी भी कहा जा रहा है कि 2 दिन बारिश हो सकती है, यानी कल और परसों में। तो देखते हैं कराची का मौसम कैसा होगा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और मेहमान हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो बिजनेस है उस पर बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, दुनिया बोल है में आपको बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा शोबा है नाजरीन जिससे मुतालिक ये कहा जाता है कि ये अमीर होने का शॉर्टकट है, लेकिन इस शोबे के इतने फ़ायदे होने के बावजूद मुल्क को इसका इस तरह से फ़ायदा पहुंच नहीं पाया जिस तरह से पहुंचना चाहिए। रियल एस्टेट से जुड़े अफराद अपने फ़ायदे के लिए तो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इसका क्या फ़ायदा है, यही सोच अब्दुल मुईज़ तारिक को रियल एस्टेट की दुनिया में लेकर आई है। सिर्फ 18 साल की उम्र में मुईज़ ने रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन किया। ये बहुत कम उम्र है और आज 4 साल बाद वो रियल एस्टेट की दुनिया के कम उम्र तरीन CEO हैं। मुईज़ का मिशन है कि वो रियल एस्टेट की दुनिया को जदीद जहद पर गामजन कर सकें, इसलिए वो ख़ास तौर पर इन इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ काम किए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी सियाहती मकामात। क्योंकि सियाहती मकामात में डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ बिल्डर्स और वहाँ रहने वालों को ही नहीं बल्कि मुल्क को भी होता है। ये अपने मिशन को किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं ये बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तासीर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के CEO अब्दुल मुईज़ तारिक। वेलकम टू शो। अब्दुल मुईज़, कैसे हैं आप? तो ये ख्याल कैसे आ गया कि आप को ख़ानदानी बिजनेस है उसमें आप ज्वाइन कर लिया कि चलो? बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस फार्मास्यूटिकल के मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है। अच्छा। और मैं काफ़ी मुल्कों में बाहर से हमारे बहुत शौक है। फर्द वाहिद है अपने? जी बिल्कुल। कहाँ फार्मास्यूटिकल, कहाँ रियल एस्टेट, तो ये किधर कैसे ख्याल आया? बेसिकली मुझे सैर का बहुत शौक है, सियाहती मकामात पर और घूमने फिरने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। अच्छा। जब आउट ऑफ कंट्री हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एक वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी अगर हम जाएं तो हमें एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिलता है, एक रहने की अच्छी जगह मिलती है और दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यानी हम अगर हम जाएँ हम बहुत ज़्यादा वहाँ कंफर्टेबल होते हैं। और एज़ कम्पेयर हम पाकिस्तान में अगर किसी टूरिज्म स्पॉट पे जाएं, हम किसी सियाती मकामात पर जाएं, हमें वो सहूलतें नहीं मिलती। तो बेसिकली मेरा यही चीज़ का मोटिव था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई होटल तो हो सकता है, लेकिन वहाँ जो बाहर है ना कि आपको पूरा एक अपार्टमेंट आप ले लें, चाहे वो 1 दिन हो चाहे वो 1 महीना हो, वो नहीं है इधर। बिल्कुल ऐसी चीज़ें। तो मेरा बेसिकली मोटिव फिर आगे यही था कि पाकिस्तान को हमने एक ऐसा आपके लिए गेटअप देना है और इस मार्केट में हमें ऐसा गेटअप देना है कि हम टूरिज़्म को लेके आगे चलें और दुनिया जहान से हम लोगों को पाकिस्तान में इनवाइट करें ताकि वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आके देखें। चूँकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार जगह ऐसे दी हैं, हमारे पास डेजर्ट हमारे पास हैं, रिवर्स हमारे पास हैं, ओशंस हमारे पास हैं, हमारे पास नॉर्थ का एरिया इतना खूबसूरत है, गवादर हमारा इतना प्यारा बन रहा है। तो हम इस सारे एरिया को अगर हम कंबाइन करें हम बहुत आगे निकल सकते हैं पूरी दुनिया में टूरिज़्म से। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि ये अभी सियाहती मकाम से मुराद अभी आपने कौन सा प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया और कहाँ पे किया? बेसिकली हमारा जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है वो तासीर हाइट्स के नाम से हो रहा है, मरी घड़ियाल कैंप के अंदर।
अच्छा जी। और इस प्रोजेक्ट में सबसे हमारे ज़्यादा जहाँ टूरिस्ट जाते हैं मरी के अंदर, बिल्कुल। मरी बेसिकली एक सबसे हॉट एरिया माना जाता है पूरे पाकिस्तान का। आप देख लें कराची से भी अगर हम जाएं तो 2 घंटे की फ्लाइट ली, मजीद 2 घंटे में मरी। अब तो बारागू बाईपास के वैसे भी मरी का रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मरी बेसिकली सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है। अब आप नॉर्थ अगर आप जाएँ फैमिली के साथ भी तो आपको प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए फैमिली के साथ। 6, 7, 8 दिन का आपके पास अगर प्लान होगा, इतना टाइम स्पेस आपके पास होगा, तभी आप जा सकते हैं। मरी में तो हम एक नाइट से भी जा सकते हैं, जिस टाइम दिल की हम जाए। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद लोग तो वैसे भी सबसे बेहतरीन हमारे पास लोकेशन है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मरी ये ख्याल आपको वहाँ क्यों आया कि वहाँ ये और ये प्रोजेक्ट है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है तासीर हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट हो रहा है। इसके अंदर टोटल 200 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, 200 अपार्टमेंट्स हैं और ये तमाम अपार्टमेंट्स हम लोग फुल फर्निश लग्जरी अपार्टमेंट दे रहे हैं, जिसमें आपको दुनिया जहान की हम फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करके दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एलेक्सा। आपका पूरा हाउस ऑटोमेटेड होगा। अच्छा। और इसी के साथ साथ इसके अंदर मेरा ख्याल ये पाकिस्तान में फर्स्ट कोई इस सियाती मकामात पर तो ये होगा जो एलेक्सा से इक्विप्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ड्राई वॉल्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में ड्राई वॉल सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। और ड्राई वॉल्स बेसिकली आउट ऑफ कंट्री यूज़ होती है और ठंडे इलाकों में इस्तेमाल होती है, ताकि आपका जो इंटीरियर है, इन हाउस है जो आपका, वो इंसुलेटेड रहे। सही। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ड्राई वॉल्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको आपकी जितनी फर्निशिंग की चीज़ें आती हैं, यानी लॉन्ड्री और डिश वॉशर तक हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लोगों ने जाना है, सिर्फ आपने अपने कपड़े लेकर जाना है, दैट्स इट। आपको वहाँ पे दुनिया जान की सहूलतें मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास वहाँ पर हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, सवाना, मस्जिद, बारबेक्यू रूफटॉप, किड्स प्ले एरिया, आपके पास लिफ्ट इंस्टॉल्ड हैं। आपके पास दुनिया जान की फैसिलिटीज़ हम ये मरी के अंदर दे रहे जा रहे हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये एक बड़ा इशू है हमारे सियाती मकामात के हवाले से कि वहाँ प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू होते हैं, माहौलियात का बहुत इशू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे एक पहाड़ों की कटाई, दरख्तों की कटाई, माहौलियाती आलूदगी का, वो किस तरह से आपने इसको किया है इंश्योर कि वो मकाम भी वैसा ही रहे और वहाँ रहने वालों को भी ये फील ना हो कि हम कुछ खराबी पैदा करें। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये घड़ियाल कैंप के अंदर लोकेटेड है। अच्छा। आपका मेन जो घड़ियाल कैंप है, बेसिकली घड़ियाल कैंप मेन मिड माना जाता है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे जाएं, आपको यूबिया, नथिया गली, माल रोड, सारी चीज़ें लेफ्ट में मिल जाएंगी। राइट पे आपको भूरवन वाला सारा एरिया मिल जाएगा और आगे मजीद दही इलाके आपको मिल जाएंगे। तो घड़ियाल कैंप बेसिकली ये रशी सा इलाका होता है, बिल्कुल ऐसी। बट घड़ियाल कैंप जो है वो मेन मिड है और सबसे पीसफुल एनवायरनमेंट है, आपको मिलेगा। कुछ लोग होते हैं वो माल रोड पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लोगों को उस चीज़ का आदत। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, हम फैमिली के साथ जाएँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हम पीसफुल वेकेशन बना सकें। वैसे भी 5 मिनट का माल रोड है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये जो घड़ियाल कैंप के एरिया है, ये इटसेल्फ सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैंप एरिया है घड़ियाल। इधर दुनिया जहान की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको सिक्योरिटी यहाँ पे फुल प्रूफ मिलती है और आपको तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। तो ये अब आपने स्टार्ट किया, तो आप बता रहे हैं कि अपार्टमेंट है। अब ये तो नहीं है कि कीमत इतनी ज़्यादा हो कि जो आम लोग सोचते हैं कि यार कराची में बैठा हुआ आदमी कहता है कि यार मैं मरी में कोई ना कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे मेरे छुट्टियाँ गुजारने के लिए, आने जाने के लिए वो मामलात हों। तो ये मुझे बताइए कि बहुत ज़्यादा कीमत तो नहीं रखती आपने लोग? नहीं, बेसिकली डराने के लिए नहीं, हम लोग जो इम्पोर्टेड फर्नीचर और जितनी भी फर्निशिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बहुत मुनासिब कीमत पे अपार्टमेंट दे रहे हैं। अच्छा। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा अपार्टमेंट जो है इस टाइम वो बहुत मिनिमम से आप बजट में आपको मिल जाएगा और 3 इयर्स ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। अच्छा। यानी 30% सिर्फ डाउन पेमेंट है, 10% पोजेशन अमाउंट है जो कि जब हम आपको कीज़ हैंड ओवर करेंगे आपने हमें तब देनी है। बकाया 3 साल के आसान एक साथ है, जिसमें हमने एक और ऑप्शन भी रखी हुई है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मेरा बजट इतना है मंथली, बाकी मैं क्वार्टरली पेमेंट दे सकता हूँ या साल बाद दे सकता हूँ, 1.5 साल बाद दे सकता हूँ, तो हमने कस्टमाइज पेमेंट प्लान के ऑप्शन इसमें रखी हुई है। सही। तो आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एक कस्टमाइज पेमेंट प्लान बना देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ चलें। तो सर एक और चीज़ होती है कि लोग साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जा सकते हैं, तो क्या ये आप लोग कोई ऐसा ऑफर कर रहे हैं होटल फैसिलिटेशन टाइप का कि वो बाकी 11 महीने तो कम से कम उसको उसका कोई रेंट की सूरत या कोई चीज़ें ऐसे मिलती रहें? ऐसे ही ये भी तो सर्विस होनी बिल्कुल चाहिए। हम ये सर्विस दे रहे हैं। बेसिकली अब देखा जाए ना तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देखा जाए तो मरी इस टाइम सबसे बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। उसका रीज़न ये है कि आप फैमिली के साथ अगर आपकी एक लोकेशन होगी, हम लोग एक नया फैक्टर इसमें लेकर आ रहे हैं जिसका नाम मैंने ये रखा हुआ है टूरिज़म रियल इस्टेट। मैंने इस चीज़ का नाम टूरिज़म रियल इस्टेट रखा हुआ है। इसका ये मकसद है कि आप टूरिज़म स्पॉट्स पर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। आपने फैमिली के साथ मैक्सिमम जाना है तो आप 1 महीने स्टे कर सकते हैं साल में। बिल्कुल 11 महीने जो है आप एज़ कंपैरेटिवली शहर में देखा जाए तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी लें तो उसमें मैक्सिमम 3-4 लाख से ऊपर किराया नहीं आता, रेंट इतना इससे ज़्यादा नहीं आता। तो टूरिज़म स्पॉट पे आपकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पे चलता है पर डे का हिसाब, पर नाइट का हिसाब चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे सीन ऐसा होता है कि आपको 20 से 25 हज़ार पर नाइट पे एक अच्छा अपार्टमेंट अगर हम दें, फुल फर्निश जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का हम अपार्टमेंट दे रहे हैं, वैसा अपार्टमेंट अगर हम 20-25 हज़ार में भी दें तो आराम से लगता है।
तो आपको मंथली 5 लाख से लेके 7 लाख तक एक अपार्टमेंट का रेंट मिलता है मंथली। अच्छा, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये तो बड़ा अच्छे जो है वो अर्निंग का एक वहाँ सीन है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये अब आपके 200 अपार्टमेंट आप बता रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट में, आगे क्या प्लान है? इसी तरह से पहाड़ों में ही घूमते घूमते बनाने? बिल्कुल, मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान के टूरिज़्म को लेकर चलना है साथ, ताकि हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को इस लेवल तक लेकर आएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप देखिए अब थाईलैंड है, दुबई है आपके पास, दे ऑल कंट्रीज़ आर वर्किंग ऑन द टूरिज़्म, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी इकॉनमी है वो टूरिज़्म, उनकी पूरी मुल्क की इकॉनमी से ज़्यादा उनका टूरिज़्म है। और वहाँ होटल से ज़्यादा अपार्टमेंट्स की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है कि यार अगर जा रहे हैं 8 दिन के लिए तो वहीं पे जो है वो ऐसे ही है। तो देखिए पाकिस्तान में हमारे पास तो हर चीज़ है ना। अब दुबई के पास अगर एक समुंदर है सिर्फ, तो हमारे पास तो नॉर्थ एरिया, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास दुनिया जहान की हर चीज़, आप यानी एक दिन में आप रहकर 10-12 किस्म के मौसम एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें आप ये सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चीज़ मौजूद है तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम आगे प्रमोट करें, टूरिज़म को आगे लेके चलें। और पाकिस्तान की टूरिज़म, मैं ये मानता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर हम इस तरह वर्किंग करते रहें तो आने वाले 10 सालों में टूरिज़म का मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर। लेकिन लोगों का रुझान क्या, आप देखें रियल स्टेट में तकरीबन 2-2.25 साल हो गए एक डाउनफॉल है पूरे पाकिस्तान में, हमने ये देखा। लेकिन उससे पहले रियल स्टेट में जब आपने शायद प्रोग्राम जब इसको ज्वाइन किया है रियल स्टेट को, एकदम बूम था और बड़ा बूम था, हुकूमत की तरफ से भी बड़ी मराद थी। लेकिन अब लोगों का भी जो बाइंग कैपेसिटी है, रुझान है, वो कम नहीं हो गया आप समझते हैं? बेसिकली लोगों का रुझान बिल्कुल कम हो गया, बट टाइम के साथ साथ मुझे लगता है इसमें इंक्रीमेंट आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट पे अब जाना कम इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। Exactly. दे आर नॉट कंफर्टेबल एज दे आर कंफर्टेबल इन देयर रूम। मरी में तो देखे ना, वो आपने वीडियो देखी होगी, 1800 रुपया तो पार्किंग का दे रहे थे। ऐसे ही तो होटल के एक रात के किराए 25-25 हज़ार रुपये। और मैं ये वहाँ जो मरी में मौजूद है 4 स्टार होटल, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल छोटा सा जो है वो चीज़ें है। ये मैं देख भी रहा हूँ जी, ये इसका पूरा मॉडल तासीर हाइट्स का। तो ये जनाब नाज़रीन आप स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा इस तरह से है और ये ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है घड़ियाल कैंप। जो लोग जा चुके हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ जाना होता है और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा शानदार किस्म का, ये ऐसा ही बनेगा बिल्कुल सेम जैसे मॉडल है, बिल्कुल सेम ऐसी 6 टावर्स है हमारे। सही। तो ये सब के सब सहूलियात जो आप दे रहे हैं और फिर लोगों के लिए कस्टमाइज प्लान भी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कराची वालों का सबसे ज़्यादा रुझान होता है। बिल्कुल ऐसे। लाहौर वाले तो 5 घंटे की ड्राइव कर लेते हैं, इस्लामाबाद वाले 1 घंटे की, लेकिन कराची और जो बाकी बलूचिस्तान के और सिंध के इलाकों के रहने वाले हैं उनका बड़ा वहाँ इंटरेस्ट है। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तासीर हाइट्स कैसे डिफरेंट है उनमें से? ये देखिए तासीर हाइट्स की सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन सबसे प्राइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है ये घड़ियाल कैंप का वाहिद पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी और घड़ियाल कैंप के मेन मिड के अंदर आपको ये सब सहूलतें मिलेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जितना भी एरिया है दे आर लश ग्रीन। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर रोड्स अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे आता है हमारे पास 24/7 बिजली, गैस और पानी, ये सब सहूलतें। ये वहाँ बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास बिजली का प्रॉपर बैकअप है, हमारे पास पानी का प्रॉपर बैकअप है और अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी पूरे मरी में इंस्टॉल हो चुकी है। गैस प्रॉपर आपको मिल चुकी है, हर घर में इस टाइम गैस इंस्टॉल हो चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए हर चीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट से आपके इर्द गिर्द है। राइट पे आप जाएंगे आपको भूरबन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे 10 मिनट की ड्राइव पर आपको माल रोड, 10 मिनट की ड्राइव पर आपको मैकडॉनल्ड्स, ग्लोरिया जीन्स, सब चीज़ें आपको राइट लेफ्ट मिल जाएंगी, एक ही रूट के ऊपर है सब। तो ये मेन मिड है मरी का। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं और बेसिकली घड़ियाल कैंप है। यहाँ पे अक्सर औकात लोगों का ये चीज़ होता है, क्वेश्चन होता है कि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है तो आया गाड़ी भी जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर रोड रोलर्स चलते हैं, प्रॉपर सफाई होती है और इधर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल भी इधर होती है। मैं तो इसको कहता हूँ ये जो रेल का नहीं होता जंक्शन, बिल्कुल तो घड़ियाल का बेसिकली एरिया जो है वो जंक्शन का है, ऐसे ही है, बिल्कुल हर तरफ से सड़क निकलती है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ 200 आपने अपार्टमेंट गए, पार्किंग बहुत बड़ा मसला है, ऐसे ही बहुत मेजर इशू है इन इलाकों में गाड़ियाँ खड़ी करना, और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में, बारिशों में तो वो बहुत प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी जगह भी दी है या जैसे हम कराची में देखते हैं बिल्डिंग इतनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती? बेसिकली आजकल जो लोगों का जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा होता है ना मोटिव, वो यही होता है कि हम अपना बंदोबस्त बाद में करें, पहले अपनी गाड़ी का बंदोबस्त कर लें कि गाड़ी की सेफ जगह खड़ी हो जाए। तो हमारे हर टावर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है। हमारे टावर ए में हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं जो कि मुकम्मल हमने पार्किंग के लिए रखे हैं।
तो हमारे पास हर टावर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 गाड़ियों की पार्किंग है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भी सिक्योर, देखें यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी बड़ा एक मैटर है कि उनकी गाड़ियों के साथ साथ उनकी अपनी भी सिक्योरिटी और अपनी चीज़ों की भी सिक्योरिटी होना वो जरूरी है। बेसिकली कैंप एरिया है, घड़ियाल कैंप जो है ना, ये बेसिकली कैंप एरिया है और मैं ये समझता हूँ कि मरी का सबसे सेफ़ एरिया भी यही है, क्योंकि घड़ियाल कैंप है। इधर इर्द गिर्द आपको मेहरान लॉजेस मिलेंगे, आपको कश्मीरी लॉजेस मिलेंगे, पंजाब हट्स मिलेंगे, ये सारा नियर बाई एरियाज़ आर्मी के एरियाज़ हैं। आपको टोटली हर किस्म की 100% सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड। तो सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा, मैंने बात की थी वो एक होटल फैसिलिटेशन अपार्टमेंट का जो मामला है वो किस तरह से वो होगा? आप करेंगे पर नाइट ही लोगों को 25,000 मिल जाए, ना कि वो साल में जाके इतना को ले? बिल्कुल, तो किस तरीके से बेसिकली इसकी हमने मंथली इसका हमने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। इसमें एक मिनिमम बजट भी है, एक मैक्सिमम बजट भी है। अच्छा। उसमें ये चीज़ होती है, एक तो चीज़ ये है कि हमने हर चीज़ क्लाइंट के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई है, कोई इसमें हमने मिडल वॉल नहीं बनाई हुई कि क्लाइंट को कुछ पता लग रहा है और असल में हो कुछ रहा है। हमने इसके अंदर एक गेटवे प्रॉपर बनाया हुआ है जो क्लाइंट और कंपनी के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसमें क्लाइंट प्रॉपरली देख सकता है कि किस रात को अपार्टमेंट उसका रेंट आउट हुआ है, किस रात को नहीं हुआ है। तो उसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम बजट हमने रखा हुआ है, जिसमें जो भी आपका मंथली रिटर्न हुआ करेगा उसके सिर्फ 5% सेल्स चार्जेस हैं हमारे, जिसमें हम आप उनके अपार्टमेंट को एडवर्टाइज़ करेंगे, बुक करेंगे, जो वेलकम क्लाइंट्स होंगे उनको वेलकम करेंगे और जितनी मेंटेनेंस होगी वो उसके 5% के अंदर होगी। बाकी 95% हम एवरी मंथ क्लाइंट को प्रोवाइड किया है, जो कि अगर देखा भी जाए तो 5 लाख से लेकर 7 लाख तक एक 2-2.5 करोड़, अगर मैक्सिमम 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपको देती है तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा कैपिटल गेन है। मुझे थोड़ा सा कीमत के हवाले से बताइए कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम बड़े साइजेस भी होंगे ना, कोई 1 बेड अपार्टमेंट को बिल्कुल ऐसे बेसिकली हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर पेंट हाउसेस 4 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। और स्टूडियो अपार्टमेंट की हमारी प्राइस थी 60 लाख से लेके 99 लाख तक। इसका साइज़ था 400 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट तक। अब 600 स्क्वायर फीट से लेकर 750 स्क्वायर फीट तक 1 बेड अपार्टमेंट हमारे पास आते हैं। 1 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो है 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान। इसी के बाद 750 से लेकर 1035 तक आते हैं हमारे पास 2 बेड अपार्टमेंट्स। जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक। ये सारी प्राइसेस जो हैं ये इजी 3 साल आसान एक साथ पर है, फर्निशिंग विद फर्निश ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन, और 3 साल आसान एक साथ पे 30% डाउन पेमेंट के साथ हम आप क्लाइंट को अलॉटमेंट दे रहे हैं। जनाब ये 60 से 90 लाख में जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं इसको इसलिए कुछ गेज कर सकता हूँ क्योंकि ये अंदाज़ा मुझे भी है और वो भी पूरा फर्निश्ड। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, कराची में स्पेशली और बाकी भी जगहों में, इवन लाहौर में, इस्लामाबाद में लीज़ वाले मामलात होते हैं कि क्या ये मौजूद है और अप्रूव्ड मरी जो है उससे म्यूनसिपैलिटी से ये अप्रूव्ड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड है और इसका जो लैंड है उसका मैं खुद ओनर। एक होता है कुछ जगहों पे ऐसा होता है लीज़ की ज़मीन होती है, हमारा जो लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह ये मलकियाती ज़मीन है और ये मेरे अपने नाम पे ज़मीन है। चलें मुझे बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, बेस्ट विशेज़ हैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जनाब मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।